अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 80 स्टार्ट करते हैं। रात का आखिरी पैर खत्म होने के करीब था। वो फूटने में कुछ ही देर बाकी थी जब मुराद हाउस के पीछे दरवाजे से चादर में लिपटे दो साहब बाहर रोड तक पहुंचकर तेजी से आगे बढ़े थे। घर के पीछे दरवाजे की तरफ खड़ी एक रेड कलर की कार में बैठा शख्स इन दोनों लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इन दोनों के बैठते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने गाड़ी स्टार्ट करते तेजी से भगाई थी। इस गाड़ी का रुख शहर के रेलवे स्टेशन की तरफ था। बड़ी सी ग्लास टेबल पर डॉक्टर तारिक कुरैशी के सामने मिरोसा के केस की हिस्ट्री खुली पड़ी थी। इनके पास बैठे आदि और रूहान दोनों एक के बाद एक पूरी फाइल का मुताला कर चुके थे, जबकि उनके सामने वाली चेयर पर बैठा आदि बेसब्री से इन तीनों के जवाब का मुंतजिर था। डॉक्टर कुरैशी का शुमार मुल्क के जाने माने आर्थोपेडिक्स में होता था। डॉक्टर प्लीज बताए ना, मेरी वाइफ की टांग ठीक हो सकती है ना? आदि ने बेकरारी से पूछा था। डॉक्टर कुरैशी ने अपना चश्मा उठाकर सामने खुली पड़ी हुई फाइल पर रखा था और टेबल पर दोनों कोने टकाकर आगे झुकते हुए आदि से बोले, मिस्टर अफंदी, आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स मैंने देख ली हैं, मगर ये रिपोर्ट्स 8 माह पुरानी है। इस वक्त उनकी करंट कंडीशन क्या है ये उनके मजीद कुछ टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, मगर आगे का ट्रीटमेंट फिर शुरू करेंगे। बट डोंट वरी, आई एम श्योर वो ठीक हो जाएंगी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी वाइफ की टांग में चोट लगने की वजह से उनकी टहनी की अगली साइड वाली हड्डी टहनी के 5 इंच ऊपर से और घुटने से 3 इंच नीचे तक शदीद इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो चुकी है। इस कंडीशन में पेशेंट को दोबारा से ठीक करने के लिए हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है जिससे बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में हमें बोन के लिए या तो किसी डोनर की जरूरत होती है या पेशेंट की ही बॉडी बोन को यूज करना पड़ता है। ध्यान से डॉक्टर की बात सुनता आदि के आखिरी बाप बेचैन हो गया था। डॉक्टर, पेशेंट की बॉडी से, बट वो तो वैसे ही नाजुक है, आई मीन काफी वीक है। अगर डोनर का इंतजाम हो जाए तो। आदि के बाद सुनकर डॉक्टर धीरे से मुस्कुराए थे। मिस्टर अफंदी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। असल में ग्राफ्टिंग में एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट दो प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको अभी ऑटोग्राफ्ट प्रोसेस के बारे में बताया, मगर आपकी वाइफ के केस में एलोग्राफ्ट प्रोसेस बेस्ट रहेगा क्योंकि उनकी बोन 4 से 5 इंच तक डैमेज है। इसलिए हम हॉस्पिटल के टिश्यू बैंक से बोन को लेकर यूज कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी हल्की फुल्की एक्सरसाइज और थेरेपी के बाद 2 महीने से 3 महीने के अंदर वो दोबारा से चलने लगेंगे। आपकी बात डॉक्टर की बात पर आदि ने गहरी और पुरस्कून सांस ली थी। आदि और रूहान ने भी मुस्कुराकर आदि को देखा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरैशी, थैंक यू सो मच। आदि ने डॉक्टर के हाथ मिलाया था। ओके मिस्टर अफंदी, आप सैटरडे अपनी वाइफ को टेस्ट के लिए ले आएगा ताकि जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। डॉक्टर कुरैशी ने आदि का हाथ पुरजोश अंदाज में हल्के से दबाते हुए कहा। मगर आदि डॉक्टर से अलविदाई कलमात कहता रूहान के साथ ही उनके रूम से बाहर निकलकर आदि के रूम में चला आया था। तूने हादी को सब बता दिया? आदि ने रूहान से पूछा। हाँ, मैंने उन्हें सब बता दिया और मना किया है कि घर पर किसी औरत से जिक्र मत करें। डॉक्टर कुरैशी अपने बिजी शेड्यूल से आदि की कॉल पर ही टाइम निकाल कर आए हैं, वरना उनका अपॉइंटमेंट हफ्तों पहले लेना पड़ता है। यहाँ भी ये वीक में 2 दिन आते हैं, सैटरडे और मंडे। अच्छा हुआ तूने आज कल रात ही कॉल कर दिया था। उरैस कैसा है? हमजा हुज़ैफा ने मेरे फोन में उसकी पिक देखी थी और दोनों से देखकर शॉक रह गए थे कि ये आदम मामू जैसा बच्चा कौन है। कहीं रूहान, रकीम चाचू और हमारी तरह आदि मामू का ट्विंस ब्रदर तो नहीं? दोनों हैं 3 साल के, मगर बातें 30 साल वाली करती हैं। बड़ी मुश्किल से बाकायदा रिश्वत देकर मना किया है कि आयजा भाभी के सामने कुछ ना बोल देना, वरना बिना आयज को देखे वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। रूहान ने बाकायदा कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। उसके संदार पर आदि मुस्कुरा दिया था। आयज ठीक है यार, मुझे एंजल की फिक्र है। वो बस एक बार अपने पैर पर खड़ी हो जाए रोनी, फिर मुझे उसकी बेबसी देखी नहीं जाती। जो लड़की मिनट पर एक जगह टिकट बैठा नहीं जानती थी, आज 2 साल से ढंग से खड़ी तक नहीं हो पाती। कदम उठाने के लिए भी उसे दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। यार, मुझसे नहीं देखा जाता अपनी एंजल को इस तरह मुहताजी बड़ी जिंदगी गुजारते हुए। आदि अफसुदगी से बोला था। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खुद बिना किसी सहारे के चलेंगी। डॉक्टर कुरैशी से बात हुई है मेरी, वो बहुत ही पुर उम्मीद है, इसलिए सैटरडे को करेक्ट टाइम पर मिरोसा को लेकर आना तुमने। आदि, बाकी टेस्ट वगैरह के बाद हो सकता है डॉक्टर कुरैशी सर्जरी की डेट भी साथ ही बता दे। हादी ने अंदर दाल होते ही आदि की आखिरी बात सुन ली थी, इसलिए उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देता हुआ अपनी चेयर पर जा बैठा। डैड, चाचू, फूफा जान, भाई और हालिब वगैरह रात को लान में बैठे बातें करते, तभी उनमें से उनकी सारी बातें सुन ली थी। और फिर रूहान ने तुम्हारी कॉल का बताया था और साथ ही किसी अच्छे से आर्थोपैडिक का भी मुझसे पूछा, इसलिए मैंने रात ही डॉक्टर कुरैशी को कॉल करके सुबह आने के लिए बोल दिया था। फिक्र मत कर यार, वो ठीक हो जाएगी। और आज को भी देखा है मैंने, घर पर सब संडे को तुम्हारे घर आकर मिरोसा से मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं।
मैं भी सबके साथ ही आऊँगा और तभी छोटे आदि से मिल लूँगा। हादी के कहने पर आदि मुस्कुराकर साह हिलाता हुआ उठ गया था। ओके, अच्छा हुआ बता दिया। ज़रा मैं अपनी बीवी को मेंटली प्रिपेयर कर दूंगा, वरना मोहतरमा सबके सामने मुझ पर चढ़ाई कर देंगे। मुझे रहम भाई और फ़हीम की तरह बीवी से जूते खाने का कोई खास तजुर्बा नहीं है। आदि की शरारत से बोलने पर रूहान और हादी हंस दिए थे। रात को भी फरकत की वजह से फ़हीम की खतरनाक बेइज्जती हुई थी और साथ साथ फ़हीम को रूम निकाला भी मिल गया था। तुम सब तो शादियां करके बच निकले, मैं बेचारा बैचलर अकेला फंस जाता हूँ। रात में वो मेरे रूम में दमक पड़ा था और पूरी रात मैंने बैठकर उसके दुखड़े सुने हैं। कह रहा था कि तू इस बेबी डेविल को गोद ले ले, उसकी नज़र में मेरी 2 कौड़ी की वैल्यू है। जरा सा छेड़ दो तो डैड और आशा समेत खुद भी मुझ पर चढ़ाई कर देता है, कमीना। आदि और हादी रूहान की जुबानी फरकत का नया नाम बेबी डेविल सुनकर जोर से हंस दिए थे। लेकिन हुआ क्या था? आदि ने हंसी रोते हुए पूछा, तू जानता है फरकत को चॉकलेट्स का क्रेज है। वो अपने दोस्तों के सिवा किसी से अपनी चॉकलेट शेयर नहीं करता। उसके मुंह से चॉकलेट छीनना शेर के मुंह से नवाला छीनने के बराबर है। और फ़हीम अक्सर इस शेर से उसका नवाला छीन कर खा जाता है या फिर उठाकर भाग लेता है। अब कल रात को ये ऑफिस से जैसे ही आया, फरकत साहब अपनी अम्मा जान और दादी की निगरानी में वॉकर में बैठे अपना शौक पूरा कर थे। फुफ्फो और आशा भाभी की नजर बचते ही उसने फिर अपने शेर का नवाला छीन कर खा लिया। बस इस बात पर फरकत ने हरगामा कर दिया था और फ़हीम ने लाख बेटे से कस्में वादे किए, मगर वो माने तब ना। उसने जो गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू किया तो पूरे घर को जमा करके अदालत लगा ले। मजीद ये कि फाइक ने फूफा जान से भी मुखबरी कर दी, जो इसी वक्त बाहर से टहलकर घर में आए थे, और फिर अंदर का सारा सीन भी उन्होंने खुद देख लिया था। आशा भाभी और फूफो फ़हीम की क्लास ले रहे थे और फहद भाई फरकत को चुप होने के लिए रिश्वत दे रहे थे। बस फिर क्या था, फूफो और आशा भाभी के साथ ही फूफा जान ने भी फ़हीम की शानदार तवाज़ा करके घर से निकाल दिया और आशा भाभी ने धमकी तक दे डाली, ये कमरे में आने की जरूरत नहीं है, बाहर ही दफा रहो। ये और बात है कि फरकत के सोते ही उन्होंने कॉल करके उसे घर में आने की परमिशन दे दी थी, मगर बेटे की हरकत से फ़हीम का दिल इतनी बुरी तरह से टूटा था कि वो दोबारा घर की तरफ मुड़ कर नहीं गया था। रूहान ने तासर से साथ लाते हुए पूरी बात आदि और हादी को सुना दे थे। सारी तफसीर सुनकर आदि मुस्कुराने लगा था, जबकि हादी हंस हंस का पागल हो गया था। यार सच, ये फ़हीम भी कभी नहीं सुधर देगा और फरकत पूरा अपने अब्बा पर पड़ा है। ड्रामेबाज हैं दोनों के दोनों। आदि महसूस होता हुआ बोला था, तभी उसका फोन बजने लगा था। 100 साल जिएगा कमीना। आदि ने शरारत से रूहान को देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? रूहान ने सवालिया नजर से उसको देखा था। वो भी अब बाहर जाने को उठ खड़ा हुआ था। बेबी डेविल के अब्बा एलिट डेविल की कॉल है, आदि ने महसूस को मुस्कुराहट से कहा था। ओह अच्छा, चल तू बात कर, मैं निकलता हूँ अब। ओके हादी, अल्लाह हाफिज। रूहान हादी से कहता हुआ बाहर निकलने लगा था, जब आदि भी फ़हीम की कॉल पिक करके फोन कान से लगाया था और हादी को हाथ हिलाकर बाय करता हुआ रूहान के पीछे बाहर निकल गया था। हाँ बोल एलिट डेविल। उप सॉरी फ़हीम। आदि ने जुबान दांतों से दबाई हुई थी। वेट, क्या कहा अभी तूने? फ़हीम उसके एलिट वैलिड के कहने पर चौंक गया था। एलिट डेविल कहने पर चौंक गया था। कुछ नहीं यार, वो बस जुबान से फिसल गया। आदि ने बात बढ़ाई थी। बात जुबान नहीं फिसली, तुझे इस रोनी कमीने ने बताया होगा। आज तू हॉस्पिटल गया था ना, उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती बे, फपा कुटना कहेगा। फ़हीम झंझला कर बोला था। हाँ रोनी ने बताया था। अच्छा सॉरी यार, बता कैसे कॉल की? आदि ने फौरन संजीदगी से पूछा था। पास रख अपना सॉरी, और सुन महविश मेहमानी लाहौर आ गई हैं, साथ ही वो मेकअप की दुकान और उसकी ड्रामा क्वीन अम्मा भी थी। और गुड न्यूज़ ये है कि तेरा काम हो गया, दोनों को उठाकर तेरे फ्लैट पर डाल भी दिया है, फ़हीम ने स्टार्टर से बताया था। ओह वेरी गुड यार, यह हुई ना बात, इतनी जल्दी तूने टास्क कंप्लीट कर लिया, वेरी वेल डन। वह फ़हीम की तेज़ी से इम्प्रेस हुआ था। कुछ देर पहले ही मैंने घर के बाहर ममानी की गाड़ी में इन दोनों माँ बेटी को जाता हुआ देखा था, तभी मैंने अपने बंदों को कॉल करके अलर्ट कर दिया था। वो लोग कल से उनके फ्लैट के बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहे थे। बस जैसे ही ड्राइवर उन्हें बिल्डिंग के नीचे उतार कर गया, मेरे बंदों ने उन्हें दाड़ लिया। सारा काम मैंने अपनी निगरानी में करवाया, घर से ही फॉलो करा था। फिर जब उन्हें उठाया तो फ्लैट तक भी मैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे गया था। फ़हीम ने डिटेल से आदि को सब बताया था। ओके थैंक्स फ़हीम, मैं अपनी प्यारी आंटी और अपनी मोहब्बत अनिका से कल मिलने आऊँगा, अभी ज़रा मुझे जाना है। आदि हॉस्पिटल का कॉरिडोर पार करता तेजी सीढ़ियां उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा था। तभी दूसरी तरफ से फ़हीम ने हालिब की कॉल भी साथ ही कनेक्ट कर ली थी। तभी दूसरी तरफ से हालिब के बोलने की आवाज़ आने लगे थे। आदि कांग्रेट्स बर्डी, रिजवान जाम में फंस गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो अपने पुराने ठिकाने पर ही मिल गया। मेरे आदमी उसे उठाकर अपने साथ लेकर गए हैं, उसे हमारी पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में रखा है। तू ये बता
कि क्या करना है अब उसका, हालिब ने पूछा था। अच्छा, पूरी क्रिमिनल फैमिली एक साथ पकड़ी गई, तो एक काम कर, अभी रात को उसे वहीं पर रख और उसकी अच्छी हाथ तक मदारत करवाना, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। बस इस काबिल छोड़ना कि वह मेरे आने तक होश हवास में रहे, फिर उसे सुबह फहीम के टॉर्चर रूम में शिफ्ट कर देंगे। आदि पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी का लॉक खोलकर अब अंदर बैठ रहा था। ठीक है, हालिब और फहीम ने एक साथ कहा था। अच्छा सुनो, रात को तुम रात को तुम दोनों आशा भाभी और सफीम भाभी को घर लेकर आना। कल से हलीमा आंटी आई हुई हैं, वो लोग मिल लेंगे उनसे, और मैं रकीम को भी कॉल कर रहा हूँ। डिनर सब साथ ही करेंगे, बच्चों को भी लाना, आयस खुश हो जाएगा। आदि ने ड्राइव करते हुए ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया था। मैं नहीं ला रहा इस बदतमीज की औलाद को। रात से मेरा उससे और उसकी माँ से झगड़ा हो गया है। जब तक दोनों एक साथ मुझसे माफी नहीं मांग लेते, तब तक दोनों की मुझसे रिश्तेदारी खत्म है, फहीम बिगड़ का बोला था। हाँ तो तू क्यों उसे पंगे लेता है? और बेशक वो बदतमीजी की औलाद है, आई फील एग्री विद यू, बट ले आना उसे बदतमीज की औलाद को, मैं संभाल लूंगा या रूहान को कॉल कर दूंगा, वो भी साथ ही आ जाएगा, सब बच्चों को हैंडल कर लेता है। तू बस टाइम पर पहुंच जाना, और हालिब यू टू। आदि ने दोनों को ताकीद करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और डैड को कॉल लगाते गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ लेती। उसे अभी डैड को बताना था कि आज भी वो शारिया मेंशन नहीं आएगा, इसलिए वो महविश अफंदी को खुद ही हैंडल कर लें। माँ से भी फिलहाल बात करने या मिलने का आदि का कोई भी इरादा नहीं था। रात का दूसरा पैर शुरू हो गया था, मगर नींद उसकी आंखों से इसकी किस्मत की तरह रूठी हुई थी। वो इस वक्त अपने रूम के बालकनी में दोनों हाथ रेलिंग पर टकाए खड़ा था। तभी उसकी नजर आसमान पर जगमगाते इस रोशन चांद पर पड़ी, जो उसी की तरह अकेला और तन्हा था। इतनी बेबसी व तकलीफ उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस ना की थी जितनी वो इस वक्त कर रहा था। बुरी तरह से टूट तो वो उसी दिन किया था जब जाने उसे बाकी तीनों बहनों के साथ ही सफीन की भी शादी तय होने की खबर सुनाए थे। सफीन की शादी हो रही थी, वो लड़की जो उसकी रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब थी, वो किसी और के नाम मनसूब होने जा रही थी। इस एहसास ने उसके सांसों को जैसे गले में ही रोक दिया था। वो बेयकीनी से जान को देखता रह गया था। फिर जल्द ही सुहेब मुराद ने भी इस बातरीन खबर को तस्दीक कर दी थी। उन्होंने सफीन की शादी फिक्स कर दिया, वो भी किससे? हालिब शाह से। वो हालिब शाह जो खूबसूरती वजाहत में अपनी मिसाल आप था। वो हर लिहाज से सफीन के लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनने की अहलियत रखता था, जबकि उस्मान बिन हारिस के साथ तो हालिब शाह जैसे चमकते हुए सूरज के सामने मट्टी के दिए के जाते थे। कहाँ उस्मान बिन हारिस सुहेब मुराद साहब का मामूली मुलाजम, और कहाँ हालिब हसन शाह, मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जाविया शाह का बेटा, जो खूबसूरती के साथ ही माशी लिहाज से भी सुहेब मुराद से किसी तौर पर कम न था। हाँ, सफीन ऐसे ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करते थे, मगर फिर भी उस्मान का पागल दिल उसको कोई भी दलील सुनने को राजी नहीं था। उसका दिल मसरत से रो रहा था, कुड़ला रहा था, लेकिन उस्मान अपने दिल की हालत नजरअंदाज किए हुए हंदा पेशानी से शादी की तैयारी में लगा हुआ था, जो कि उसके लिए नहायत ही मुश्किल काम था। उसे सुहेब मुराद के नमक का हक अदा करना ही था। होटल बुकिंग, कैटरिंग और दूसरे काम निपटाने के बाद वो आज सफीन की शादी के कार्ड्स लेकर घर आया था। वो आज की दावत में जानबूझकर शरीक नहीं होना चाहता था। उसके अंदर हौसला नहीं था अपने सामने सफीन को किसी और की बनते हुए देखने का। फिर यह तो अभी शुरुआत थी, अभी इश्क के मजीद इम्तिहान बाकी थे। वह कब तक और कहाँ तक बच पाता, यही सोचकर वो घर चलाया था। घर आते ही उसे खबर मिली थी कि सफीन आज बाज़ाब्ता तौर पर किसी और से जुड़ चुकी है। उसने एक खामोश नजर हंसती मुस्कुराती प्यारी सी लड़की पर डाली जो उसकी दरकनों में बसती थे, मगर अब वो किसी और की अमानत थी। तभी उसे नजरें चुराता हुआ दूसरी तरफ चलाया था। तभी उसकी नजरें तीनों दुल्हन के साथ सरशार और फातिहा बने हालिब शाह पर पड़ी थी, जिसको देखकर उस्मान ने उसकी किस्मत पर रश किया था। अब ये शख्स उस लड़की का मुकद्दर था जिसे उस्मान ने टूट कर चाहा था। फिर पूरे वक्त उस्मान ने कम गो से हालिब को बात बात पर चहकते खिलखिलाते देखकर उस्मान ने उसकी अंदरूनी खुशी का अंदाजा अच्छी तरह लगा लिया था, और वो सर झटकते हुए कर्ब से मुस्कुरा दिया था। अभी वो न जाने कब तक यूं ही खामोश खड़ा अपनी सोचों में गुम रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंक कर रूम में वापस आते हुए वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ा था, और दरवाजा खोलते ही उसे बड़े जोर का झटका लगा था। रात के इस पैर आरफा उसके रूम में क्यों आए थे? हैरत से सोचता वो अभी कोई रद्द-ए-अमल देता कि तभी उसके पीछे नमूदार होते ग्रैनी के चेहरे को देखकर वो चुप का चुप खड़ा रह गया था। उस्मान, अगर मुझे कुछ समझते हो तो मेरा काम करना होगा तुम्हें। बोलो, करोगे? उस्मान ग्रैनी की बात सुनकर हैरान रह गया था। बिल्कुल ग्रैनी, करूंगा, बल्कि करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आप मेरे लिए मेरी जान जैसी हैं। उस्मान हैरत से बोलता हुआ सोच रहा था कि रात के इस पैर ग्रैनी को उसे क्या काम हो सकता है।
तुम मुझे और आरफा को स्टेशन छोड़ आओगे, हमें इसी वक्त मुल्तान जाना है। ग्रैनी की बात सुनकर उस्मान मजीद हैरान हुआ था। मगर ग्रैनी इस वक्त क्यों? उस्मान एक नजर अपने सामने सर झुकाए खड़ी हुई आरफा पर डाले। उस्मान, मेरे बच्चे, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, मगर अभी रास्ते में है। अभी बस तुम मुझे मत छोड़ आओ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। ग्रैनी के मिलतजे लहजे पर उस्मान ने ना चाहते हुए भी असबाब में सर हिलाया था। जीते रहो, खुश रहो, बस 1 घंटे तक तुम हमें बाहर मिलो, हम आते हैं। और हाँ, घर में किसी को इस बारे में पता ना चले, हम लोग पिछले गेट से निकलेंगे, तुम हमें वहीं पर मिलना। बाकी सब मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। ग्रैनी ने इधर उधर देखते हुए हल्की आवाज में कहा था और उस्मान की रजामंदी मिलते ही अरफा को लेकर वहां से चली गई थी, जबकि उस्मान अब तक शॉक खड़ा उनके अजीब व गरीब मुतालबे के बारे में सोच रहा था। हेलो मिस्टर साइको, हाउ आर यू? पता चला मुझे आज शाकर से कि तुम फिर से मेरी सनम के नाम का राग लपते रो रहे हो। हासी डीठ हड्डी हो जो इतना मार खा कर भी नहीं सुधरे। खैर, तुम्हारी मर्जी, बट अब ये रोना तो उम्र भर तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है, क्योंकि कल सनम और मेरी शादी है। मेरी सिंड्रेला कल हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। हकीम ने एक जोरदार लाश फर्श पर पड़े हुए बेराम के पेट पर मारती, जो अब भी तकलीफ से तरफ उठा था। मानना चाहता था मेरी सनम को, मगर सुन, तू उसकी परछाई तक तो क्या कभी छू नहीं सकेगा बेराम करीमी। मैं जिंदगी भर तुझे तेरे किए की सजा देता रहूंगा। सुना है तेरा बाप तुझे ढूंढता फिर रहा है, मगर उससे तेरा कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो तुझे ढूंढते ढूंढते मर जाएगा और मैं तुझे यहीं पर तिरपा तिरपा कर मारूंगा। तू पूरी जिंदगी मेरी ही कैद में रहेगा। रकीब ने बेराम के बाल मुट्ठी में जकड़ते देखा, जबकि उसकी बात सुनकर वो जोर से कहका लगाकर हंस दिया था। मुझे तुम जानते नहीं हो अभी रकीम शाह, मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपनी डॉल और तुम्हारे लिए खतरा बना रहूंगा। तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, मुझे मार डालो, क्योंकि मैं जीते जी तो अपनी डॉल को भूल नहीं सकता, ना ही उसे खुद को भूलने दूंगा। उसके मुंह से रहाई बस इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम मुझे मार डालो। बेराम आंखों में वहशत व दीवानगी का तासर लिए हुए बोलता इस वक्त सचमुच पागल लग रहा था। उसकी आंखों में देते हुए रकीब ने झपट कर उसका चेहरा अपने हाथ से दबोच लिया था। मार देता, बिल्कुल मार देता, मगर मार कर तो तू इन तकलीफों से बेनियाज हो जाएगा ना, जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। इसलिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है, बेहद जरूरी। रकीम उसका चेहरा झटके से उठ खड़ा हुआ था और उसी तरफ धकेल कर रूम से बाहर निकल गया था। बाहर शाकर खड़ा घर की सफाई कर रहा था। शाकर, इस पर नजर रखो, 1 मिनट के लिए भी उसे गाफिल मत होना। मैंने 5 बंदे और भेजे हैं, आज शाम तक वो भी आ जाएंगे, तब तक तुम इस रूम को लॉक ही रखना। रकीम शाकर को हदायत देता बोला था और शाकर असबाब में सारे हिलाने लगा था और रकीम लंबे लंबे डग पड़ता फ्लैट से बाहर निकलता चला गया था। आज उनकी शादी थी। दुल्हन के महसूस लिबास में वो सर से पैर तक पूर सजी हुई थी। नाक में बड़ी सी नथ पहनी जो उसकी थोड़ी को छू रही थी। माथे पर बड़ा सा टीका और झूमर सेट था। वो कोई आसमानी हूरी लग थी। उसके बिल्कुल ही पास तराची हुई मूर्तियों की तरह उसकी बाकी बहनें भी बैठी थी। वो चारों बिल्कुल एक जैसी तैयार हुई थी, क्योंकि इन सब के शोहर नामदार उनके लिए एक जैसे ड्रेसेस लाए थे और उन्हें ब्यूटिशियन से एक ही स्टाइल में तैयार किया था। नकाह हो चुका था, अभी उन्हें बस स्टेज पर लेकर जाना था। तभी आशा धीरे से अपना लहंगा संभालती हुई वॉशरूम की तरफ गई थी। मैं अभी आती हूँ। सफीन, मेरोसा, ये तो इतना हैवी लहंगा, उस पर 10 किलो का दुपट्टा, न जाने क्या सोच कर लाया था ये इडियट। आशा बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई थी। उसके जाते ही अचानक उनके रूम की लाइट ऑफ हुई थी। माई डॉल, तुमने मुझे बहुत ही मायूस किया। आहर, मेरी बात नहीं मानी ना? काली शादी इस बास्टर्ड से मुझे कैद करके क्या समझा था तुम्हारे शोहर ने कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तुम्हारे लिए तो मैं कब्र से भी उठकर चला हूँ। ये तो तुम्हारे शोहर की क्या थी। चलो, अब तुम्हें मैं अपनी जन्नत में लेकर चलता हूँ, इस गंदी दुनिया से दूर। सनम के कान में सरगोशी करता हुआ उसके मुंह पर हाथ रख कर घसीटता हुआ उसे लेकर आगे बढ़ने लगा था। तभी अचानक सफीन ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की थी और सनम के मुंह पर हाथ रख के उसे दबोचते हुए अपने साथ घसीटते बेराम को देखकर वो जोर से चीखी थी, सनम, छोड़ो मेरी बहन को, शैतान, छोड़ो उसे। सनम, समबडी हेल्प मेरोसा, जाओ जल्दी से किसी को बुलाकर लेकर आओ, यहाँ कोई बचाए हमें इस शैतान से, प्लीज। उसने मेरोसा को बाहर धकेला था और खुद आगे बढ़कर बेराम के हाथ को अपने लंबे नाखूनों से खोश डाला था। तभी बेराम ने तरफ कर सनम के मुंह से हाथ हटाया था और जोरदार थप्पड़ सफीन के मुंह पर मारा था। फिर उसे एक धिक्का देकर उसे नीचे फर्श पर फेंकते बेराम ने एक जोरदार ठोकर सफीन के पेट पर मार थी। इस दौरान मेरोसा दीवानावार बाहर भागी थी। सामने स्टेज पर वो चारों दूल्हा हंसते मुस्कुराते सबसे मुबारकबाद वसूल करते। आदि, रकीम भाई, फहीम भाई, हालब भाई,
وہ زور سے چیخی تھی مگر تیز میوزک اور شور میں ان تک آواز نہیں پہنچی تھی۔ تبھی وہ اپنے آس پاس موجود حیرت سے سوال پوچھتے رشتہ داروں کو دونوں ہاتھوں سے نیچے پیچھے کرتے ہوئے دیوانہ وار اسٹیج کی طرف بھاگے تھے۔ سب سے پہلی نظر فہیم کی پر تھی۔ میروسا پاگلوں کی طرح ان کی طرف بھاگی آتی اور فہیم نے جلدی سے عادی کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا اور عادی کے ساتھ باقی سب نے بھی اس کو دیکھا تھا اور پھر فہیم نے زوردار طریقے سے کسی کو آواز دی تھی اور میوزک بند ہو گیا تھا۔ عادی لپک کر اسٹیج سے اترا اور بھاگ کر اپنی طرف آتی میروسا کے پاس آیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں بھی چڑھ چکے تھے۔ اینجل کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بکھلایا سا بولا تھا۔ وہ عادی وہ صنم سفین کو اندر بیرام ہے، اندر وہ صنم کو لے کر جا رہا ہے، میروسا نے زور زور سے روتے ہوئے بتایا تھا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حالب، رکیم اور فہیم اسٹیج سے تیزی سے نیچے اتر کر اندر بھاگے تھے۔ تبھی کانچ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ایک زوردار نسوانی چیخ کی آواز نے رکیم، حالب، فہیم اور عادی سمیت سب کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا۔